नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और यह है एमपी का खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर से। दरअसल भोपाल में बिना अनुमति के चल रहे बालिका गृह से 26 बच्चियां गायब होने के मामले में अब FIR दर्ज कर ली गई है। वहीं कलेक्टर ने इस मामले में लापरवाही पाई है, जिसके बाद CDPO सुपरवाइजर सस्पेंड कर दिए गए हैं। इसके अलावा महिला बाल विकास अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। बाल आयोग की टीम ने जो दबिश दी थी तो कई चौंकाने वाले खुलासे उसने किए हैं। जांच की टीम ने यह भी बताया था कि आंचल छात्रावास को अनिल मैथ्यू नाम का एक शख्स चला रहा था और इस संस्था को जर्मनी से फंडिंग होती थी। यहां 68 बच्चियों को अवैध रूप से रखा गया था। जांच में मौके पर 41 बच्चियां पाई गई हैं, लेकिन जो 26 बच्चियां गायब मिली हैं। मामले में पाया गया कि बच्चियों को आश्रम में रखा गया है। उनमें ज्यादातर हिंदू धर्म की बच्चियां थीं और उन्हें ईसाई धर्म में शामिल होने के लिए तैयार किया जाता था। इधर जांच के बाद बाल आयोग ने MP के मुख्य सचिव वीरा राणा को पत्र भी लिखा है और परवलिया थाने में शिकायत कर मामले की शिकायत की है। वहीं इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर सरकार से तत्काल कार्रवाई का आग्रह किया है, जबकि कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि MP में धर्मांतरण के साथ मानव तस्करी का घिनौना खेल होता था। तो चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दुष्यंत पराशर के पास चलते हैं। आपको दुष्यंत, पहले मामला शुरू हुआ मानव तस्करी से, धर्मांतरण के आरोप लगे और शाम होते होते अब कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है, बताएं। आप बिल्कुल देखिए, लगातार जिस तरीके से पहले सीक्वेंस वाइज इसमें पूरी कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिस तरीके से देखें तो सबसे पहले इसका निरीक्षण किया गया जब आंचल बाल गृह पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानून को, तो तमाम सारी चीज़ें वहां पर निकलकर सामने आई, तमाम सारे खुलासे हुए। और जब उन्होंने जो परवलिया थाना है वहाँ पर FIR दर्ज कराई, उसके बाद से ही प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं हरकत में आया और हरकत में आने वाले इस प्रशासन ने लगातार कार्रवाइयाँ की हैं। जिस तरीके से पूरे मामले की गंभीरता को समझते हुए इस बात को भी इंगित किया गया कि जिस तरीके से इस तरीके का अगर मामला है और जो लापरवाही है वो बरती गई है, तो कहीं ना कहीं इस पूरी लापरवाही को लेकर 3 लोगों को सस्पेंड किया गया है, 2 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और 3 दिन में इसका जवाब भी मांगा गया है। लेकिन अगर जिस तरीके से पूरी कार्रवाई को लेकर बात की जाए, पुलिस अधिकारियों से और प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर बात की जाए, तो उनका ये तो मानना है कि मामले में लापरवाही हुई है, लेकिन ये जरूर वो नहीं मान रहे हैं, प्रशासन नहीं मान रहा है कि इस पूरे मामले में बच्चियां गायब हुई हैं। क्योंकि जिस तरीके से ताज़ा अपडेट निकलकर सामने आया, ताज़ा जो कहीं ना कहीं बयान निकलकर सामने आए हैं, पुलिस अधिकारियों की बात करें या फिर हम अन्य अधिकारियों की बात करें, तो वो इस बात को जरूर कह रहे हैं कि जो वेरिफिकेशन किया गया है बच्चियों का, तो वो बच्चियां गायब नहीं है, वो अपने माता पिता के साथ में सुरक्षित हैं और जहां पर वो रहना चाहती थी माता पिता के साथ में, वहां पर वो रह रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से कार्रवाई जरूर की गई है और इस तरीके की कार्रवाई के लिए मॉनिटरिंग भी अभी और बहुत सारी जरूरी है। जिस तरीके से लगातार जब पूरा मामले की शुरुआत हुई, मामले को लेकर निरीक्षण किया गया, उसके बाद जो गति इस पूरे मामले में पकड़ी गई थी, उस गति से ये लग रहा था कि मामले में अभी बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं। लेकिन जिस तरीके से जब देर शाम तक ये पूरा मामला पहुंचा है, तो उसमें ये जरूर साफ हो गया है कि जो आंचल बाल गृह था वो भले ही अनाधिकृत रूप से चल रहा था, ना कि कोई शासकीय अनुमति वहां पर थी, ना ही किसी प्रकार से कोई भी जो रजिस्टर वहां पर रखे गए थे, तो उस रजिस्टर में जिन लोगों की एंट्रियां थी वो भी जानकारियां जो है वो CWC के पास नहीं पहुंची थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जरूर कार्रवाई की गई है, लेकिन प्रशासन इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि लगातार जिस तरीके से प्रियंका कानून को ने बात कही थी कि 26 लड़कियां गायब हैं, तो 26 लड़कियां अगर गायब हैं तो वो आखिर कहां गई। और जिस तरीके से जब पुलिस ने इस बात को लेकर वेरिफिकेशन की बात कही, प्रशासन ने इस वेरिफिकेशन की बात कही, तो उसमें ये निकलकर सामने आया कि वो अपने माता पिता के साथ में और सुरक्षित हैं। तो ऐसे में पूरे मामले को लेकर बहुत सारी जो आरोप है वो यहाँ पर लग रहे हैं और सियासी जो कहीं ना कहीं बयानबाजी है वो भी शुरू हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस देखें तो कांग्रेस की ओर से सज्जन सिंह वर्मा पूर्व मंत्री हैं, वो भी ये कहते हुए नजर आए कि मध्य प्रदेश में इस तरीके से बाल जो गृह हैं उनमें मानव तस्करी जैसे मामले भी निकलकर सामने आए। इससे पहले भी कई सारे निकलकर मामले सामने आए, भोपाल की बात करें या अन्य इलाकों की,
तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे मामले पिछले सालों में निकल कर आए हैं, लेकिन अगर उन मामलों में इस तरीके से कोई कार्रवाई पहले ही की जाती तो कहीं ना कहीं शायद इस तरीके से मामले जो है वो अब उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। लेकिन लगातार मामले निकल कर सामने आ रहे हैं, लेकिन मामले सामने आ रहे थे तो शायद इन 26 बच्चियों को लेकर इस तरह की स्थिति नहीं बनती। और प्रशासन भी लगातार ये अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दे रहा है कि वो 26 बच्चियां गायब नहीं हुई हैं और वो अपने माता पिता के पास चली गई हैं। लेकिन सवाल यही है कि उनके पास क्या कोई पुख्ता सबूत है, कोई प्रमाण है, और है तो प्रशासन सामने रखे। शुक्रिया दुष्यंत, आप नजर बना के रखें इस खबर पर, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो ये शिवराज सिंह चौहान का आप ट्वीट देख रहे हैं। इस मामले में उन्होंने सरकार से एक्शन लेने के लिए आग्रह किया है। तो बालिका गृह से 26 लड़कियों के गायब होने का मामला, और जब हमने प्रियंक कानूनगो से बातचीत की तब उन्होंने कहा कि धर्मांतरण का भी मामला है, इस पर ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा था। तो गंभीर आरोप प्रशासन पर लगे हैं और अगर ये आरोप सही हैं तभी इसी आधार पर कार्रवाई भी की गई है। कारण बताओ नोटिस भी महिला एवं बाल विकास अधिकारी को सौंपा गया है। आंचल बाल गृह जो परवलिया थाना क्षेत्र में है, वहाँ से 26 बच्चियों की जो लापता होने की बात चल रही है सोशल मीडिया में या अन्य मीडिया पे, उसमें अभी तक जो पुलिस ने अनुसंधान किया है, जो पूछताछ की है, उसमें ये पाया गया है कि जो बच्चियाँ हैं, कई बच्चियाँ ऐसी होती हैं जो आकर वहाँ पे पंजीयन कराती हैं, परंतु किन्हीं कारणों से, कई बार मन न लगने के कारण, कई बार अन्य कारणों से वो फिर अपने परिवार को वापस चली जाती है। इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने विधानसभा चुनाव में हारे हुए प्रत्याशियों की बैठक ली और इस बैठक में न सिर्फ हार के कारणों की समीक्षा की गई बल्कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और लोकसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति पर मंथन किया गया। राहुल गांधी की यात्रा एमपी के 9 जिलों से होकर गुजरेगी। इस दौरान यात्रा 22 विधानसभा और 5 लोकसभा सीटों को कवर करेगी। कांग्रेस की कोशिश यह भी है कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को रिस्पांस मिला था, ठीक उसी तरह न्याय यात्रा से भी जनता को जोड़ा जा सके। और इस बैठक को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि 3 दिन लगातार बैठक चलेगी। इन बैठकों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, सुरेश पचौरी समेत तमाम दिग्गज इस बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद 9 जनवरी से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह प्रदेश के दौरे पर निकलेंगे। कार्यपालन समिति बनेगी जो क्रियान्वयन करवाएगी उन कामों का जो हमें आवश्यक रूप से लोकसभा चुनाव जीतने के लिए जो बिंदु हम बना रहे हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण 3 दिन की बैठक है। तो इधर भोपाल में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पीसीसी चीफ, नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष प्रदेश का दौरा करने जा रहे हैं। दरअसल एमपी कांग्रेस के दिग्गज 9 से 12 जनवरी तक दौरे पर रहेंगे, जिसकी जानकारी लगातार IBC 24 आप तक पहुंचा रहा है। इस बैठक में तमाम बड़े नेता भी रहेंगे और उसके बाद जीतू पटवारी, उमंग सिंगार जो नेता प्रतिपक्ष हैं, हेमंत कटारे उपनेता प्रतिपक्ष और प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह प्रदेश के दौरे पर निकलेंगे। प्रदेश की जनता की नब्ज टटोलने की, समझने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंचे। यहां पर पतंजलि गुरुकुलम और आचार्य कुलम के शिलान्यास कार्यक्रम में वो शामिल हुए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। सीएम मोहन यादव शांति कुंज में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी अब शुरू हो गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने आयोजित की और जानकारी देते हुए कहा कि एमपी में मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण का काम अब शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों में अलग से टाइम टेबल बनाया गया है।
विशेष अभियान के चलते सभी मतदान केंद्र पर बीएलओ मौजूद रहेंगे। 13 जनवरी और 20 जनवरी को खास अभियान चलाया जाएगा। बीएलओ घर घर जाएंगे और ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऐसे में 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर 2024 में 18 साल की आयु पूरी कर रहे हैं वो एडवांस में अपना आवेदन जमा कर सकेंगे। अंतिम सूची का प्रकाशन 8 फरवरी को होगा। नाम हटाने, जोड़ने, एडिट करने का काम भी होगा और सभी को नया वोटर आईडी वितरण कर दिया जाएगा। 22 तारीख तक जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, जिनको हम बीएलओ कहते हैं, ये जो 5 राज्य थे जहां पे विधानसभा के चुनाव हुए थे, ये उन 5 राज्यों के लिए एक टाइम टेबल अलग से बनाया गया है। इसके अलावा 13 तारीख को और 20 तारीख को ये स्पेशल कैंप करेंगे अपने अपने मतदान केंद्र क्षेत्र में, जहां वो घर घर जाएंगे और लोगों से हाउस टू हाउस विजिट करके संपर्क करेंगे। आज मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से मारपीट की कई तस्वीरें सामने आई हैं। आपको तस्वीर पहले दिखाते हैं। ये जो पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये ग्वालियर की है, जहां 2 पक्षों में मोबाइल चोरी को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद लाठी डंडों से मारपीट की गई। इधर सागर में एक महिला और एक पुरुष ने एक आरक्षक की चप्पल से पिटाई कर दी और पिटाई क्यों की गई इसकी वजह अब तक अज्ञात है। हरदा में एक 12वीं के छात्र को युवकों ने अर्धनग्न कर बेल्टों से पीटा है। साथ ही हट्टा के देवडोंगरा गांव में 2 पक्षों में विवाद का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। दोनों पक्षों पर पटेरा पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है। तो मारपीट की जो 4 घटनाएं हैं मध्य प्रदेश में आज जो हाईलाइट रही वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रायसेन के हकीम खेड़ी में अवैध खनन रोकने गई वन विभाग की टीम पर खनिज माफिया ने हमला कर दिया, जिसमें डिप्टी रेंजर लाल सिंह पूर्वी समेत 3 वन रक्षक घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वन विभाग के अधिकारियों ने यह भी बताया कि अवैध खनन रोकने के लिए 6 सदस्यीय टीम जेसीबी लेकर वन विभाग की भूमि पर नाला बना रही थी। तभी सरपंच के पति तौफीक सुलेमान हकीम समेत 30 से 40 लोगों ने एक साथ उन पर हमला किया है। 4 कर्मचारी इसमें घायल हो गए हैं। इसमें डिप्टी रेंजर को गंभीर चोट आई है। हालांकि मामले की सूचना थाने को दे दी गई है। इसके बाद अब पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। स्टाफ के द्वारा बार बार समझाया गया है कि ये आप शासकीय कार्य में बाधा पहुंचा रहे हैं, ये आपका निजी कार्य नहीं है। फिर भी बार बार मना करने पर भी भीड़ द्वारा स्टाफ पर हमला कर दिया गया, जिसका अभी प्राथमिक उपचार हमने किया हुआ है। साथ में सीटी स्कैन और एक्सरे कराएंगे। बाकी वाइटली अभी स्टेबल है, बीपी शुगर वगैरह सब ठीक है, पर थोड़े से डिसोरिएंटेड है। छतरपुर जिले के नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के बाद प्रसूता की मौत हो गई और इस मामले में परिवार वालों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार वालों का आरोप है डॉक्टर की गैर मौजूदगी में नर्स ने प्रसव कराया, जिसके कुछ ही देर बाद प्रसूता की मौत हो गई। 3 घंटों के इस घटनाक्रम में डॉक्टर नदारद रहे, मौजूद नहीं रहे वहां पर, और इसी विषय को लेकर परिजनों ने नर्सों पर पैसे लेने के भी आरोप लगाए हैं। घटना की जानकारी जैसे ही मिली, एसडीएम ने मामले की जांच के लिए टीम का गठन कर दिया है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि छतरपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था आखिर सुधरेगी कब? पहले बोला कि हमारे बस की नहीं, फिर बोलते कि हम लगा दे रहे हैं। ठीक है, 3-4 बार यहाँ से वहाँ भेजाया हम लोगों को, कोई नहीं आया, अभी तक भी नहीं आया था डॉक्टर, तो खाली नर्स थी। जो बड़ी मैडम है ना यहीं पर आती है नर्स, वो जो भी हो वो उनसे बड़ी है सीनियर, वो बोल रही थी कि अभी 5,000 लगेगा तुमको। तो हमने बोला लो 1,000 ले लो, हमारे पास इतना है, गरीब आदमी हम कहाँ से लाएं इतना पैसा। देखिए, सुबह 7:30 के लगभग पे दौनी ग्राम से बबलेश कुशवाहा नाम से डिलीवरी के लिए यहाँ आई थी, जो कि फुल डायलिटेशन पे थी, और 7:48 पे उसको डिलीवरी हुई है। और अभी उसका प्रथम सूचना देके पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। उसको जो भी निकल के आएगा किसकी गलती है सामने आ जाएगा। दतिया में फायरिंग में 2 लोगों की मौत के मामले में गुस्साए परिवार वालों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। शहर के राजगढ़ चौराहे पर जाम भी लगा दिया। आपको यह भी बता दें कि गुरुवार को अंधाधुंध फायरिंग में 6 लोग घायल हुए थे और इलाज के दौरान इन 6 में से 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 4 घायलों को झांसी और गुना रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज
फिलहाल जारी है। लेकिन इसी मामले को लेकर अब मृतकों के जो परिजन हैं उन्होंने अस्पताल में भी हंगामा किया, चौक पर भी जाम लगा दिया। देश में तेजी से हार्ट अटैक के मामले देखने को मिल रहे हैं, बढ़ते भी जा रहे हैं। कभी जिम में वर्कआउट करते आप हार्ट अटैक आते लोगों को देख पा रहे हैं, तो कभी पेंटिंग करते ये वारदात सामने आ रहे हैं। कभी चलते चलते लोगों को हार्ट अटैक आता जा रहा है। और ऐसा ही मामला एक बार फिर से इंदौर में देखने को मिला, जब एक व्यापारी स्कूटी से अपने घर वापस लौट रहा था और अचानक से उसे हार्ट अटैक आया। मृतक व्यापारी किराना ब्रोकर एसोसिएशन का उपाध्यक्ष पंकज गादिया जैन है। वो अपने दुकान से घर की तरफ जा रहा था और इसी दौरान रास्ते के पास उसने अपनी स्कूटी रोकी। वो गाड़ी से उतर भी नहीं पाए क्योंकि उन्हें हार्ट अटैक आया था। अचेत होकर नीचे गिर पड़े। मौजूद लोगों ने उन्हें सीपीआर भी दिया, लेकिन जब तक अस्पताल पहुंचते डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। आपको याद होगा 29 दिसंबर की वो तस्वीर जिसमें एक पेंटर काम कर रहा था और उस दौरान उसे हार्ट अटैक आया और काम करने के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा आप गरबा करते लोगों की भी हार्ट अटैक आने की तस्वीरें सामने आ चुकी है। चलते चलते लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है और इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं। और इसी कड़ी में एक और तस्वीर जुड़ गई जिसमें स्कूटी में बैठे एक व्यापारी को अचानक से हार्ट अटैक आया और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। उज्जैन के चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र में एक अल्पसंख्यक युवक की हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने सरेआम पिटाई कर दी। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि युवक लव जिहाद की घटना को अंजाम देते हुए एक 15 साल की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ घर ले जा रहा था। दरअसल देवास निवासी 22 साल की युवक मोहम्मद उमेर मंसूरी पर लव जिहाद का आरोप है। आरोप यह भी कि उसने अपना नाम बदलकर अमर बताया और सोशल मीडिया के जरिए छात्रा से दोस्ती की, बहलाया फुसलाया, लव जिहाद जैसी घटना को अंजाम देने की कोशिश की। और युवक ने नाबालिग से एक जोड़ी कपड़े भी मंगवाए थे, जिस पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को पहले से शक था। और जब युवक नाबालिग लड़की को अपने साथ ले जाना चाह रहा था, इसी दौरान उज्जैन से निकल रहे इन दोनों को उन्होंने पकड़ा और उस युवक की पिटाई कर दी। तो पिटाई भी हुई है और कुछ देर बाद ये हंगामा सड़क पर होता रहा, वीडियो भी बना, सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। और एक बार फिर से उज्जैन में लव जिहाद का जो मामला था ये भी देखने को मिला। तो खरगोन से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, स्कूल में समय में बदलाव किया गया है। शीतलहर को देखते हुए स्कूल की टाइमिंग बदली गई है। कक्षा नर्सरी से लेकर 8वीं तक की कक्षाओं के स्कूल टाइमिंग में बदलाव हुआ है। सुबह 9 बजे के पहले स्कूल संचालित नहीं होगी। सरकारी निजी दोनों स्कूलों के लिए 13 जनवरी तक ये आदेश जारी किए गए हैं। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने ये निर्देश दिए हैं। निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने ये आदेश जारी किए हैं। तो खरगोन में स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव हो गया है। शीतलहर के चलते स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। 9 बजे से पहले नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा के छात्रों की कक्षाएं नहीं लगेंगी। 9 बजे के बाद ही कक्षाएं लगेंगी। तो कलेक्टर ने यह निर्देश दिया था और अब जिला शिक्षा अधिकारी ने यह आदेश निकाल दिया है। तो खरगोन में सरकारी और निजी दोनों स्कूलों की स्कूल की टाइमिंग बदल दी गई है। शीतलहर के चलते यह फैसला लिया गया है। तो 13 जनवरी तक शीतलहर के चलते सुबह 9 बजे से पहले नर्सरी से 8वीं तक की कक्षाएं नहीं होंगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।